नमस्ते साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबके लिए एक अच्छी खबर, 18 जनवरी से राज्य सरकार सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए आदेश जारी कर चुकी है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक आप सबके लिए विद्यालय खुल जाएंगे और कुछ नियमों के साथ, कुछ कोरोना गाइडलाइन के साथ विद्यालय खुलेंगे। तो आपको भी जब घर से आते हैं तो इन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आना है। अपने साथ मास्क लेके आना है, हैंड सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल लेके आनी है और आने के बाद कमरों के अंदर पढ़ाई के अलावा किसी प्रकार की खेल कूद जहाँ पर आप सब इकट्ठे हो सके ऐसे किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था रंध्र के बारे में, जो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्वेश्चन का हमारा जो टॉपिक है उसमें। आज हम देखेंगे कि रंध्र गति की क्रियाविधि, कैसे रंध्र की गति है वो अलग अलग पाठों में, समय अंतराल में, दिन में और रात्रि में, सूर्य के प्रकाश में और सूर्य के बिना अनुपस्थिति में अंधेरे में कैसे रंध्र की गति होती है, रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, किस प्रकार वाष्पजन क्रिया को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो रंध्र की गति की क्रियाविधि में सबसे पहले हम देखते हैं कि रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? रंध्र गति कहते हैं। रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रंध्र गति कहते हैं। अब रंध्र की जो क्रियाविधि है, इसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग के द्वारा कुछ परिकल्पनाएं, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, कुछ परिचर्चाएं दी थी कि भाई इस प्रकार या इस तरह से रंध्र खुलते हैं, रंध्र बंद होते हैं, CO2 कम होती है, CO2 बढ़ती है, O2 की मात्रा बढ़ती है, कम होती है, pH का मान बढ़ता है। उन सबको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिकल्पनाएं दी थी। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 परिकल्पनाएं हमें पढ़ दी: मान शर्करा परिकल्पना, स्टीवार्ट की परिकल्पना और सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इन तीनों परिकल्पनाओं में से एग्जाम में आपको कोई एक परिकल्पना पूछी जा सकती है, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है और उस परिकल्पना के अनुसार ही आपको अपने टॉपिक को तैयार देखना है। ठीक है, तो अब मान शर्करा परिकल्पना, स्टीवार्ट की परिकल्पना और सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण के सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं मान शर्करा परिकल्पना क्या कहती है। पहले मैं आपको किताब के माध्यम से बताऊंगा, फिर देखना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक जेडी सायरे। वैज्ञानिक का क्या नाम था? जेडी सायरे। ठीक है, यहां लिखते सबसे पहले 1 नंबर मान शर्करा परिकल्पना। ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था भाई? जेडी सायरे। जेडी सायरे कब किया था? 1923 में। कब किया था? 1923 में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान शर्करा परिकल्पना कौन से वैज्ञानिक ने और कब दी थी? तो मान शर्करा परिकल्पना जेडी सायरे नामक वैज्ञानिक ने 1923 में दी थी। कब दी थी? 1923 में। फिर इन्होंने इस परिकल्पना के द्वारा क्या बताया कि 1923 में दिया था, जिसके अनुसार प्रकाश में मतलब दिन में, प्रकाश में रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होकर pH बढ़ जाता है, pH का मान बढ़ जाता है। उच्च pH पर इन कोशिकाओं में फास्फोराइलेज, कौन सा एंजाइम? फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। फलस्वरूप मांड, जो शर्करा है, ठीक है, स्टार्च, फलस्वरूप मांड स्टार्च का ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है। होता क्या है कि दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं पादपों में, उस रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है और pH का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जब pH का मान बढ़ता है तो जो कोशिकाओं के अंदर फास्फोराइलेज एंजाइम है, ठीक है, जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है। और जैसे ये एंजाइम सक्रिय होता है तो जो स्टार्च है, जो मांड है, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। जो स्टार्च है वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का DPD प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि रंध्र की जो द्वार कोशिकाएं होती है, हमने पिछले क्लास में रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ा था, रंध्र कैसे खुला हुआ रंध्र और बंद रंध्र के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ क्या होता है
मांड का ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तन होने के बाद द्वार कोशिकाओं का डीपीडी बढ़ जाता है। द्वार कोशिकाओं में जो डीपीडी की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, डीपीडी बढ़ जाता है तथा ये स्फीत हो जाती है, ठीक है, एकदम तनाव आ जाता है, स्फीत हो जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। अंधेरे में ठीक प्रकाश के विपरीत क्रिया, अंधेरे में अर्थात रात्रि में, अंधेरा कब होता है, रात्रि में होता है जब सूर्य नहीं होता है। अंधेरे में रात्रि में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि से इनका पीएच अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। पीएच कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का, ठीक है, पीएच अम्लीय हो जाता है जिससे ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट पुनः किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। फलस्वरूप द्वार कोशिकाएं स्लत हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। सायरे 1926 के पूर्व लॉयड 1908 ने बताया था कि द्वार कोशिकाओं में मांड उपस्थित होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मांड सहक्रपला परिकल्पना जेडी सायरे ने दी थी, इनसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, तो वैज्ञानिक कौन से थे, पूर्व लॉयड 1908 ने भी द्वार कोशिकाओं के बारे में पढ़ाया था। अब आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इसमें क्या क्या लिखना है, तो देखो मांड सह परिकल्पना किसने दी थी, जेडी सायरे ने कब की थी, 1923 में। अब यहाँ आप इसको लैंग्वेज के अनुसार अपने अनुसार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सायरे के अनुसार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में, कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में रक्षक कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाएं, पादपों की रक्षक कोशिकाओं में, रक्षक कोशिकाओं में CO2 की कमी हो जाती है, CO2 की कमी हो जाती है, CO2 की कमी हो जाती है तथा pH का मान, तथा pH बढ़ जाता है। pH बढ़ना मतलब कैसा, क्षारीय प्रकृति का होता है। pH का मान हमने पढ़ा ना, जैसे कि ब्लड है वो हल्का क्षारीय है 7 पॉइंट, ठीक है, हल्का क्षारीय क्यों कि pH जैसे 1, 2, 3 के नजदीक जो pH होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और 6 से ऊपर जैसे जो pH चलेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर जैसे pH बढ़ेगा तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, pH बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर pH बढ़ जाता है, pH बढ़ने पर कोशिकाओं में, जो पादप कोशिकाएं होती है प्लांट सेल्स, ठीक है, pH बढ़ने पर कोशिकाओं में फॉस्फोराइलेज, pH बढ़ने पर कोशिकाओं में फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है, एंजाइम सक्रिय हो जाता है। जब एंजाइम एक्टिव होगा तो कौन कोई क्रिया करेगा, एंजाइम सक्रिय हो जाता है, एंजाइम सक्रिय हो जाता है, एंजाइम सक्रिय हो जाता है। आराम से लिखते रहे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एंजाइम सक्रिय हो जाता है तथा मांड, जिसे हम बोलते हैं स्टार्च, तथा मांड का तथा स्टार्च का ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तन, ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है।
परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का डीपीडी, जिससे द्वार सेल, द्वार कोशिकाएं, द्वार सेल्स का डीपीडी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, डीपीडी बढ़ जाता है। बाकी ऊपर लिख लो, ठीक है, द्वार सेल्स का डीपीडी बढ़ जाता है। द्वार सेल्स का डीपीडी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तथा ये स्फीत हो जाती है। कैसे हो जाती है, स्फीत हो जाती है, ठीक है, खिंचाव हो जाता है, ठीक है, स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं, और रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है, कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, ये इसके कारण हो गया। अब रंध्र खुल गए तो इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि रात्रि में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, पीएच कम होता है, पीएच कम होगा तो मतलब क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगा। जैसे अम्लीय प्रकृति का होगा तो जो मांड है, स्टार्च है, जो ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में बदल गया था दिन के समय में, वो रात्रि में पीएच कम होते ही वापस स्टार्च में बदल जाता है। जैसे वो स्टार्च में बदलता है तो द्वार कोशिकाओं के अंदर की जो खिंचाव है वो कम होता है, और क्या होता है, द्वार कोशिकाएं फिर से स्लत होकर वापस रंध्र को बंद कर देती है। ओके, तो दिन में ठीक इसके विपरीत। तो कहां पर प्रभाव पड़ा, प्रभाव हमेशा कहां से पड़ रहा है, CO2 से। जैसे ही CO2 का मान बढ़ने लगता है, पीएच कम होती है, CO2 कम होती है तो पीएच बढ़ने लगती है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वही रात्रि में CO2 का मान बढ़ने से, CO2 का मान बढ़ने से पीएच कम होकर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, पीएच कम होकर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, जिससे ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट वापस स्टार्च में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है, वह द्वार सेल्स सलग हो जाती है, तथा रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके रंध्र की क्रियाविधि है, वो रंध्र की क्रियाविधि 3 प्रकार से परिकल्पनाएं दी गई। उन 3 परिकल्पनाओं के नाम याद होने चाहिए सबसे पहले तो तीनों के नाम, सबसे पहले मान शर्करा परिकल्पना थी, दूसरी स्टीवार्ट की परिकल्पना थी, तीसरी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण की सिद्धांत थे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, रंध्र वृद्धि की क्रियाविधि को समझाते हुए किसी एक परिकल्पना को उदाहरण सहित बताइए, तो उस समय आपको किसी एक के बारे में बताना है। अब आपके सामने पहली जो परिकल्पना है वो थी मान शर्करा परिकल्पना। सबसे पहले तो इसका प्रतिपादन किसने किया था,
जेडी शायरी ने किया था। कब किया था? 1923 में किया था। क्या बताया था कि जेडी शायरी के अनुसार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित CO2 की मात्रा कम होने से पीएच का मान बढ़ जाता है, और जैसे पीएच का मान बढ़ता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो सक्रिय हो जाता है, और फास्फोराइलेज एंजाइम के सक्रिय होने से जो स्टार्च है वो फॉस्फेट ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे वो ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में परिवर्तित होता है तो कोशिकाओं के अंदर डीपीटी की मात्रा बढ़ जाती है। डीपीटी की मात्रा बढ़ने से द्वार कोशिकाओं के अंदर खिंचाव, एक स्फीत उत्पन्न होता है, और उसके वजह से द्वार है वो खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ठीक इसके विपरीत रात्रि में, अंधेरे में CO2 की मात्रा बढ़ने से पीएच का मान कम हो जाता है, पीएच अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट पुनः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, और स्टार्च में परिवर्तित होते ही द्वार कोशिकाएं स्खलित हो जाती हैं और रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इस प्रकार जेडी शायरी ने मांड स्टार्च शर्करा परिकल्पना दी थी, जो सर्वविदित भी है और सबसे अच्छी भी देखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मांड शर्करा परिकल्पनाएं जो जेडी शायरी ने बताई थी। छोटा सा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, जेडी शायरी से पूर्व कौन से वैज्ञानिक ने द्वार कोशिका या रंध्र के बंद होने के बारे में बताया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? लायड। 1908 में उन्होंने इस चीज के बारे में बता दिया, लेकिन वो इसको परिभाषित नहीं कर पाए, प्रतिपादित नहीं कर पाए। जेडी शायरी ने उदाहरण से इसको प्रतिपादित करके विज्ञान के अंदर रंध्र की क्रियाविधि के बारे में अच्छे से समझाया था। ओके साथियों, इस प्रकार आपका मांड शर्करा परिकल्पना का ये टॉपिक होता है। अगली क्लास में अपन दूसरी भी एक परिकल्पना पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ने को अच्छे से ये है, आप टॉपिक को अच्छे से समझे, आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज हो, और आगे की तैयारी में भी आपको अच्छे से ध्यान रहे। ओके साथियों, जय श्री कृष्णा। कल की क्लास में रंध्र क्रियाविधि का एक और टॉपिक अपन देखेंगे। धन्यवाद।